हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वैदिककालीन अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगा। वैदिककालीन अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, एक उपहार अर्थव्यवस्था थी। वैदिककालीन अर्थव्यवस्था को हम दो भागों में बांटेंगे, ऋग वैदिककालीन अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो जो परिवर्तन हुए हैं, उन तत्वों को, लक्षणों के बारे में चर्चा हम करेंगे, उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे और कौन कौन सी निरंतरताएं बनी रही उत्तर वैदिक काल में भी, इसको भी हम लोग साथ साथ चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक पशुचारी अर्थव्यवस्था थी। क्या था? एक नोमैडिक अर्थव्यवस्था थी। एग्रो पास्चुराइजेशन का ये दौर था और क्या था? पशुपालन ही इनके जीविका के मुख्य आधार थे और कृषि इनका द्वितीय कर्म था। कुटीर उद्योगों पर यह आर्थिक अर्थव्यवस्था थी। कृषि का उत्पादन नगण्य होने के कारण, कम होने के कारण क्या था? व्यापार वाणिज्य की संभावनाएं भी नगण्य थी। तो इस तरह से आपका ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का जो लोगों का जो प्रथम पेशा था, जो प्रमुख पेशा था, वो क्या था? आपका पशुपालन ही था और कृषि कर्म उनका दूसरा पेशा रहा है। तो कृषि कर्म के रूप में हम देखते हैं कि उस काल में जौ के रूप में जौ का उल्लेख मिलता है। आपका लकड़ी के हालों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से आपका कृषि के कर्म भी उस काल में होते थे और मगर फिर भी क्या था? ये सेकेंडरी उनका पेशा था। इसके अलावा शिल्प कर्म का उल्लेख मिलता है। शिल्प कर्म के रूप में बहुत सारे शिल्पकारों का उल्लेख मिलता है। बढ़ाई, कुम्हार, कुलाल इत्यादि मिलता है। इस काल में धातुओं का इस्तेमाल भी होता था। धातु में हम देखते हैं कि आयस शब्द का उल्लेख मिलता है। आयस कांसे और तांबे के धातुओं का उल्लेख उस काल में मिलता है। इससे ये पता चलता है कि उस काल में मेटलर्जी, आपका धातु विज्ञान का विकास हो चुका था। तो इससे ऋग्वैदिक काल के लोग परिचित थे। और क्या था कि ये जो काल था वो ब्लैक एंड वाइट वेयर का काल था। उजला और सफ़ेद और काले मृदभाण का काल रहा है ये। इसलिए कृषि कर्म में हम देखते हैं कि इस काल में विविधता देखने को नहीं मिलती है। शिल्पों में हम देखते हैं तो शिल्प भी सीमित रूप से मिलते हैं। फिर भी क्या था? बढ़ईगिरी का कार्य, जो कारपेंट्री का कार्य था, वो ज़्यादा उसकी महत्ता थी। आर्यों के जो रथ होते बनाए जाते थे वो इन्हीं शिल्पकारों द्वारा बनाए जाते थे, इसीलिए उसको ज़्यादा महत्ता दी जाती थी। इस काल में व्यापार वाणिज्य का विकास भी इस काल में हम देखते हैं कि लक्षण मिलते हैं, मगर बहुत ही कम थे, नगण्य थे। बार्टर सिस्टम का उल्लेख मिलता है, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। पणी के रूप में एक व्यापारियों का समूह का मिलता है। गैर आर्य व्यापारी समूह का उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य में हम देखते हैं कि जब उत्पादन अधिक नहीं होने के कारण क्या था? व्यापार की संभावनाएं, व्यापार में वाणिज्य की संभावना नगण्य थी। और कृषि कर्म तो था, मगर क्या था? वो सीमित था। मुख्य पेशा इनका क्या था? पशुपालन ही रहा। आपका कर रोपण प्रणाली का विकास इस समय नहीं हुआ था। फिर भी हम देखते हैं तो बलि नामक कर का जो स्वैच्छिक कर था, भेंट के रूप में दिया जाता था, उसका उल्लेख मिलता है। बाध्यकारी कर नहीं था। इस तरह से ये एक निर्वाह अर्थव्यवस्था बनी रही ऋग्वैदिक काल में। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे चीज़ों में निरंतरता बनी रहती है। इसको उत्तर वैदिक काल में आपका पशुपालन, कृषि कर्म चलते रहते हैं। शिल्पों का उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य भी चलता रहता है। कर रोपण प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है, मगर उसमें विविधता आ जाती है, इसके स्वरूप में परिवर्तन आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में निरंतरता के तत्व भी मिल रहे हैं और परिवर्तन के भी तत्व। परिवर्तन के रूप में जो हमने देखने को मिलता है वो क्या है? अब ये ग्रामीण जीवन, अस्थाई जीवन की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। अस्थाई जीवन की शुरुआत होने के कारण क्या होता है कि कृषि कर्म में भी क्या था? विविधता आ जाती है। कृषि आपका अस्थाई कृषि की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हो जाती है। और इसमें सहायक क्या कौन होता है? तो आपका बहुत सारे नए धातुओं का प्रयोग इस काल में, जैसे लोहे का आविष्कार, इस काल में लोहे की खोज, लोहे के आपका लोह का इस्तेमाल इस उत्तर वैदिक काल में होने लगा। और लोहे के साथ साथ चांदी का भी इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल में होने लगा, जिसका उल्लेख ऋग वैदिक काल में नहीं मिलता है। लोहे और चांदी का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो इस तरह से लोहे का इस्तेमाल
बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करके कृषि के योग्य भूमि के निर्माण के लिए किया जाने लगा। इससे क्या हो गया कि वो कृषि कर्म में उत्पादन बढ़ता है। इसीलिए आपका भिन्न भिन्न फसलों का उल्लेख, जैसे आप हम देखते हैं कि गेहूँ, चावल, बहुत सारे तिलहन के अलावा गन्ना इत्यादि का उल्लेख मिलता है। उस काल में कृषि में विविधता आ जाती है और व्यापकता आ जाती है। और इसके पीछे कारण क्या था कि लोहे का प्रयोग था, धातु का प्रयोग था कृषि कर्म में। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग कृषि कर्म में बहुत ही सीमित था, नगण्य था, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों से लोहे की वस्तुएं, कृषि कर्म से संबंधित वस्तुएं नहीं मिलती है। लोहे के आपका सैन्य सामग्री या धातु से निर्मित सैन्य सामग्री मिलते हैं, उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह से कृषि कर्म में आपका लोहे का इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत ही सीमित थी या नगण्य थी। हम देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में आपका वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ अब सिक्के का इस्तेमाल, सिक्के की तरह आपका बुलियन, आपका धातु के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। सिक्कों के लिए निष्क और शतमान जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। और ये क्या था, वस्तु विनिमय की जगह ले रहे थे ये। तो यही कारण है कि व्यापार और वाणिज्य में इस काल में विविधता और हम देखते हैं कि विकास के लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल क्या है, हम देखते हैं कि अब अस्थायी कर व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब जो बलि अभी तक स्वैच्छिक था, बाध्यकारी कर दिया गया। तो आपका टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत, अस्थायी टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं तो क्या है उत्तर वैदिक काल में, तो आपका बहुत सारे मृद भाण जो थे अब उसमें परिवर्तन मिलते हैं, विविधता आ जाती है। जहाँ ऋग वैदिक काल में हम देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट वेयर का इस्तेमाल वो कर रहे थे, उत्तर वैदिक काल में पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित मृदभाण का इस्तेमाल ये लोग धूसर मृदभाण का इस्तेमाल करने लगे। NBPW का इस्तेमाल करेंगे, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभाण का इस्तेमाल ये लोग करने लगे। तो हम देखते हैं कि इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों में भी आपका बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते थे उसमें भी विविधता देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। फिर भी क्या था कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था अभी भी क्या था, निर्वाह अर्थव्यवस्था ही बनी रही। आपका नगरों का उदय भी उत्तर वैदिक काल में नहीं हो सका। उत्तर वैदिक काल के बाद ही हम देखते हैं कि नगरों का उदय होता है, मगर उसका आधार वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था ने ही तैयार किया था और इस तरह से वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कार्य करती थी। यही कारण है कि उसके बाद गंगा की घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का उत्कर्ष होता है। सूत्र काल में नगरीय जीवन की विशेषताएं देखने को मिलती है और कई नगरों का उत्कर्ष उत्तर वैदिक काल के बाद होता है।